हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज इजरी TM24 न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। स्वागत है। पेश है देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तो उर्दू अखबारों ने तमाम मुल्क में जो सियासी माहौल है उसके पस मंज़र में जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन को लेकर के काफ़ी रोशनी डाली है। इस सिलसिले में अखबार ने अपनी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी गुजरात चुनाव में दिखाई है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प मंजर ये होता जा रहा है कि गुजरात में अब जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, खासकर बीजेपी और कांग्रेस, इसके अलावा और आप और भी थोड़ी पार्टियाँ हैं, तो ये सारी पार्टियाँ अपने भाषणों के जरिए कुछ ऐसा करना चाहती हैं कि कौन सा ऐसा भाषण दे दें कि अवाम उनके हक में हो जाए और वो उनके मुखालिफ दल से बदजन हो जाए, बेजार हो जाए। तो इस तरह की कोशिशों में सबसे ज़्यादा बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने अभी हाल ही में ऐसे तमाम भाषण दिए हैं जिसमें ये लगा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को आपस में बांट करके इलेक्शन में वोट देने की अपील कर रही है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 2002 के दंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने असामाजिक तत्वों को सबक सिखा दिया जो कि गुजरात में दंगे होते थे और पिछले 2002 के दंगों ने उन्हें सबक सिखा दिया। इसकी तरफ उनका पूरा इशारा कांग्रेस की तरफ था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था पार्टी का। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया और अखबारों में इतनी चर्चाएं हुई कि जिससे ये लगा कि अब यही आखिरी दांव बचा है कि ये याद कराओ कि गुजरात के दंगों में हिंदू मुसलमान की फीलिंग चली थी और अब इसी के आधार पर वोटिंग फिर करो। बहरहाल बीजेपी अपनी कोई कोशिश इसमें जो है कसर नहीं छोड़ रही है। हर तरीके की बातें वो कर रही है। कभी कांग्रेस को का चेहरा भारत जोड़ो यात्रा में सद्दाम हुसैन की तरह बताया जा रहा है, कभी कांग्रेस की तमाम और कमियों को बता करके बीजेपी लीडर अपनी तकरीर में एकदम लीड लेने की कोशिश की है कि जनता किसी भी तरीके से उनके हक में मुड़ जाए और सारा वोट उन्हें मिले और वो शानदार जीत हासिल कर सके। बीजेपी नहीं बल्कि इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से भी तमाम पलटवार किए जा रहे हैं। बीजेपी को घेरा जा रहा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अभी आज ही कल में तमाम ऐसे भाषण दिए हैं जिससे वो बीजेपी को पर ज़बरदस्त तंज किया, उन्होंने ज़बरदस्त निशाने पर लिया। उनका आरोप है कि बीजेपी देश में सिर्फ नफरत फैलाने वाले भाषण दे रही है, लोगों को गुमराह कर रही है और बार बार ये कहती है कि देश में 70 सालों से कुछ नहीं हुआ। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी को सब अचानक मिल गया तो देश के विकास का दावा कर रही है। देश में आज़ादी किसने दिलाई और कैसे ये सब हुआ, संविधान की सुरक्षा कैसे हुई, आज जो लोग आज़ादी से रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही। और इसी सिलसिले में उन्होंने मोदी पे एक और तंज कसा कि मोदी जी अपने को गरीब और पिछड़ी जात का और कमज़ोर और चाय बेचने वाला बता करके लोगों को हमदर्दी हासिल करते हैं। आखिर यह सिलसिला वो कब तक चलाएंगे? कब तक वो लोगों को बताते रहेंगे कि मैं चाय बेचता था, बहुत गरीब घर का था और मेरे घर में खाने के भी ठीक से इंतज़ाम नहीं थे। तो इस तरीके की बातें कह करके वो जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और ज़्यादा दिन ये चलने वाला नहीं। उन्होंने कहा, खुद अपनी मिसाल दे के खड़गे ने कहा कि मैं खुद ऐसी जात और कौम का हूँ जहाँ मेरे हाथ से लोग चाय भी पीना नहीं पसंद करते। मोदी जी ने तो चाय बेची तो उनकी चाय लोगों ने पी, मेरी तो चाय भी नहीं पी, मैं तो इसका कहीं नहीं हवाला देता। बहरहाल गुजरात में इस वक्त बहुत दिलचस्प सीन चल रहा है और वहाँ पर और भी दल के लोग हैं, आप पार्टी के नेता और IIM के असदुद्दीन ओवैसी, सब एक दूसरे पर कोई किसी को छोटा रिचार्ज बता रहा है और कह रहा है ये छोटा मोदी है, गुजरात की बी टीम है। कोई असदुद्दीन ओवैसी को भी गुजरात की बीजेपी की बी टीम बता करके नुकसान पहुंचाने वाला बता रही है। तो इस तरीके से सभी लगे हुए हैं अपने अपने दावों में कि किसी तरीके से हमें कांग्रेस के गुजरात में कुछ न कुछ सीटें हासिल हो जाए। बहरहाल बड़ा मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के ही में दिख रहा है। गुजरात के ही चुनाव में अब कुछ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की तरफ से जाति हमले भी शुरू कर दिए गए हैं, व्यक्तिगत हमले किए गए हैं। इसमें बीजेपी के एक लीडर विश्वास शर्मा ने तो ऐसी स्पीच दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि
राजीव गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दाढ़ी ऐसी बढ़ गई है कि वो सद्दाम हुसैन नजर आने लगे हैं, और उनके कह करके उनका काफ़ी मजाक बनाया है। हालांकि उन्होंने, जब कांग्रेस ने इस पर बहुत सख्त नाराज़गी जताई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ उनको मजाक बनाने के लिए नहीं कहा। अगर किसी की सूरत किसी से मिलने लगती है तो उसकी मिसाल देने में हर्ज क्या है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बयान को के बचाव में ये बातें कही, मगर ये माना जा रहा है कि अब बीजेपी के और बाकी लीडरान भी कहीं न कहीं कांग्रेस को नीचा दिखा करके इस चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की कोशिशों में लगे हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने अपने ऊपर इस सीधे बयान को, सीधे तंज को सीधा हमला बताया और कहा है, इल्ज़ाम लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी जो है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके लिए वह आज से नहीं, बहुत लंबे वक्त से लगी है। तो अगर उन्हें सद्दाम हुसैन की शक्ल मिलाने या उससे बात कही जा रही, कभी पप्पू कहा जा रहा, कभी कुछ कहा जा रहा, तो ये आज से नहीं हो रहा है, हो रहा है। लेकिन उन्होंने इस बात का अफसोस जताया कि अब बीजेपी अपनी जीत के लिए इस हद तक नीचे उतर आई है कि वो किसी को नहीं बख्श रही है। बहरहाल गुजरात में इलेक्शन के में भले ही सारी पार्टियां हर तरफ से बीजेपी को घेरने की कोशिश करें, लेकिन बीजेपी को ये यकीन है कहीं ना कहीं कि जीत उसी की हुई होगी, क्योंकि उसके पास हर वो तरीके और हर वो चाबी मौजूद है जो और दलों के पास नहीं है। बहरहाल फिलहाल तो बीजेपी घबराई भी हुई है, न घबराई होती तो इस तरीके के कांग्रेस और दूसर पार्टियों पर क्यों हमले करती। लेकिन अब चुनाव परिणाम आने तक ये राज बना रहेगा कि जीत किसकी होगी। बहरहाल गुजरात में इस वक्त चुनावी माहौल बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। और बाबा रामदेव को लेकर के काफ़ी दिलचस्प खबर सामने आई है कि बाबा रामदेव अपने बयान देने के मामले में ये जाते हैं कि वो जो बातें कह रहे हैं वो किसी के खिलाफ है या किसी उसमें अश्लीलता है या उसके चरित्र को हनन कर रही है, उसका चरित्र का हनन कर रही है, इस बात को भूल जाते हैं। कोविड फैला था तो बाबा रामदेव ने एक ऐसे ही बयान डॉक्टरों के बारे में दे डाला था कि कौन सी दवा कारगर है, कौन सी नहीं है। बहरहाल उसमें डॉक्टरों पर ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि डॉक्टर समाज से जुड़े लोग उनसे बेइंतहा खफा हो गए थे। उस वक्त भी उनको अपनी तमाम सफाई और दलीलें पेश करके लगभग माफ़ी ही मांगनी पड़ी थी। लेकिन अभी ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि मुंबई के थाना क्षेत्र में इलाके में बाबा ने पतंजलि ग्रुप की ओर से एक महिलाओं की मुफ्त योगा के ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया। इस मौके पर वो तकरीर करने लगे, महिलाओं को संबोधित करने लगे और संबोधित करते करते वो अपने फिर उसी राह में जज्बात पे बह गए। महिलाओं की तारीफ शुरू कर दी और कहा कि महिलाएं साड़ी में भी अच्छी लगती हैं, महिलाएं सलवार सूट में भी अच्छी लगती है और महिलाएं कुछ ना भी पहने तो भी बहुत अच्छी लगती हैं। वो भी एक झटके में ये भी कह गए। लेकिन उस वक्त तो लोग चुप रहे, लेकिन जब इसकी खबरें छपी अखबारों में तो इस पर बड़ी ज़बरदस्त टिप्पणी हुई, बहुत ज़बरदस्त टिप्पणी हुई और इसका वहाँ के महाराष्ट्र महिला आयोग ने काफ़ी सख्ती से इसका संज्ञान लेते हुए बाबा पर को नोटिस जारी कर दिया। बाबा पर दबाव बनाया गया कि वो इसके लिए माफ़ी मांगे। तो बाबा ने इसमें अपनी फिर से वही अदा दिखानी शुरू कर दी कि मैं तो महिलाओं की बड़ी इज्जत करता हूँ और लड़कियों का उसके विकास के लिए उनके बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बचाओ आंदोलन में और जितने भी तंजीमें उनकी बड़ी मदद करता हूँ संगठनों की। मतलब उन्होंने ये बताया कि महिलाएं उनके लिए बहुत इज्जत की चीज़ है, बहुत ही उनका सम्मान है उनकी निगाह में, उनका संगठन उनकी बड़ी इज्जत करता है, महिलाओं के विकास के लिए काम भी करता है। मगर उन्होंने इस बात को नहीं माना, लेकिन ये कहा कि अगर हमारे बयान से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हैरत की बात यह है कि बता दें कि इस सबसे बड़ी बात थी कि उस वक्त उस प्रोग्राम में वहाँ के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के बेटे, सांसद बेटे की पत्नी और बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी भी मौजूद थी। और यही नहीं बल्कि तमाम बहुत अहम शख्सियतें मौजूद थी, तमाम महत्वपूर्ण लोग वहाँ मौजूद थे प्रोग्राम में। लेकिन बाबा ने इस सब का ख्याल किए बगैर इस तरह का बयान दे डाला। बहरहाल बाबा की पुरानी अदा है, पहले कहो फिर माफ़ी मांगो। लेकिन बहरहाल महिलाओं के इस बयान से लेकर के उनकी बड़ी चीचा लेतर हुई है
और इस सिलसिले में महाराष्ट्र अल्पसंख्यक महिला आयोग ने कहा है कि बाबा ने चूंकि माफ़ी मांग ली है तो ठीक है, अगर इस पर कोई अब और बात नहीं उठती है तो मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं तो उस वीडियो को चला करके दिखा करके उस पर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब बाबा को आगे इस बात को मानना चाहिए कि वो इस तरीके से बयान से बाहर आए। उधर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो मामले की सुनवाई चल रही थी उसे पूरी कर लिया गया। दरअसल हाईकोर्ट में एएसआई के हुक्मनामे के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई होनी थी। एएसआई को सर्वे को हुक्म करने के लिए कहा गया था, जिसके खिलाफ ये अर्जी दाखिल की गई थी। तो हाईकोर्ट ने इस पर अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बहरहाल अब इसमें क्या फैसला आएगा तो वक्त आने पता चलेगा। और अब कुछ खबरें विदेशों से भी है। मोरक्को के बेल्जियम में हार के बाद ब्रसेल्स में हिंसा भड़क उठी है। खबरों के मुताबिक कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को ने बेल्जियम की पर जीत 2-0 की जीत क्या हासिल की कि इसके बाद वहां पर ब्रसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बवाल मच गया। एकदम वहां पर हिंसा भड़क उठी है और इससे निपटने के लिए पुलिस फोर्स ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पानी के बौछार की गई है। बहरहाल हालात पर काबू हैं और मामला आगे न बढ़े इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक मशहूर होटल में आग लगने से कम से कम 4 लोग मर गए हैं और कई जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकवादी हमले में ये वाक़या पेश आया है और खबरों के मुताबिक वहाँ मौजूद चश्मदीदों ने इस तरह की जानकारी एक न्यूज़ एजेंसी को दी, जिसके बाद वहाँ पर सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुँच करके आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई और वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल हालात काबू में हैं और पता किया जा रहा है कि किस आतंकवादी संगठन की तरफ से हमला किया गया। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।